हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो डियर फ्रेंड्स, हम लोग जो पॉलिटिकल थ्योरी हमारी किताब है, इसके बहुत सारे लेक्चर्स को कंप्लीट कर चुके हैं और अभी जो लेक्चर हम कर रहे हैं वो है हमारा इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में बहुत कॉन्सेप्चुअल जो चैप्टर्स हैं वो हम लोग कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने देखे हैं कि कॉस्ट, प्रोडक्शन और कंज्यूमर वाले जो चैप्टर्स हैं उसको हमने कंप्लीट किया है और आज की क्लास में हम एक और नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं और देखते हैं वो नया टॉपिक कौन सा है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझेंगे और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, कंटिन्यूअस जो रिवीजन है वो करते रहिए प्लीज़, क्योंकि रिवीजन आप नहीं करेंगे तो चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखिए, ये एक जो बुक है ये एक थ्योरी की बुक है फ्रेंड्स। अगर ये थ्योरी की बुक है, इसमें अगर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, एमसीक्यू वाले में क्या होता है उसमें भी मैं कोशिश यही करता हूं कि आपके एमसीक्यूज वाले में आपके जो कॉन्सेप्चुअल बिल्डअप है उसको मैं अच्छा करूं, लेकिन थ्योरी बुक में क्या है, आपको अपने एंड पे रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप इस बुक से रिवीजन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बुक है। अगर आप इस बुक से रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ जो पीपीटी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, प्लीज़ वहां से आप रिवीजन जो है जरूर कीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक है वो क्या टॉपिक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने आने वाला है और आज का जो टॉपिक है वो है नेशनल इनकम, मतलब राष्ट्रीय आय। तो सारी इकोनॉमी जो है कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आय के आसपास ही घूमती है। क्या नेशनल इनकम है किसी कंट्री का, वो कंट्री को इतना इकोनॉमिकल जो है प्रोस्पेरस बनाता है, ठीक है। तो नेशनल इनकम के टॉपिक को करेंगे और देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें सीखने हैं, जो हमें करने हैं, और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग साथ साथ याद भी करेंगे, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि नेशनल इनकम में हमें क्या सीखना है और किस किस चीज़ों को हम कितनी गहराई से डीपली अंडरस्टैंड कर पाते हैं, सो दैट हमारे आने वाले एग्जाम्स में जो भी नेशनल इनकम से एमसीक्यूज आएंगे उसको बहुत आसानी से हम उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आइए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि नेशनल इनकम में हमें क्या पढ़ना है। सो आज जो हम लोग नेशनल इनकम के बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और देखते हैं हमारा जो पहला स्लाइड है उसमें क्या हमें सीखना है। तो सबसे पहले चीज़ जो हमें सीखनी है वो है हमारा पर कैपिटा इनकम, ठीक है। पर कैपिटा इनकम मतलब किसी राज्य में, किसी देश में जो पर कैपिटा इनकम होता है वो डिफाइन करता है कि उस राज्य का जो टोटल इनकम है वो क्या है, ठीक है। सो आपके जो कंट्री का टोटल इनकम है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हर एक वर्गों में, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा पर कैपिटा इनकम निकल जाता है। तो आइए बोर्ड पे देखते हैं कि कौन कौन से डिफरेंशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है और सीखने को मिलता है। सो पर कैपिटा इनकम क्या है ये आपको बताता है। सो ध्यान दीजिएगा, पर कैपिटा इनकम जो है इज अ टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। क्लियर है, समझ गए क्या है पर कैपिटा इनकम? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, मान लो कि कंट्री का इनकम है 1000, ठीक है, क्लियर है, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, और उस कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो क्या है, वो मान लेते हैं कि 1000 है, 1000 है। सो जो पर कैपिटा इनकम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 रुपया। मतलब प्रति व्यक्ति जो आय है वो कितना हो गया, वो हो गया 1 रुपया। तो यही फॉर्मूला से हम निकालते हैं पर कैपिटा इनकम। आगे देखते हैं, द पर कैपिटा इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज इनकम। ये क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति जो आय होती है उसको हम लोग औसत आय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम लोग कभी कभी औसत आय भी कह देते हैं, ठीक है। सो प्रति व्यक्ति जो आय है उसको कैसे निकालते हैं, सो टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैंने आपको जो यहाँ बताया यही फॉर्मूला है आपका निकालने का, क्या, पर कैपिटा इनकम। क्लियर है, समझ में आ रही है? एक बार और देखते हैं, जो प्रति व्यक्ति आय है देश के कुल आय का, जो टोटल इनकम है देश के, उसकी कुल जनसंख्या से उसको भाग देने पे जो प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, ठीक है। आइए चलते हैं अगले स्लाइड पे। ओके, तो अब देखते हैं नेशनल इनकम क्या होता है। पर कैपिटा इनकम हमने देख लिया कि जो कंट्री का टोटल इनकम है उसको वहाँ के पॉपुलेशन से जब डिवाइड करेंगे तो हमें पर कैपिटा इनकम मिल जाएगा। अब देखते हैं राष्ट्रीय आय जो है, वो जो नेशनल इनकम है वो क्या होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेशनल इनकम। तो क्या कहता है कि नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू। टोटल मॉनेटरी वैल्यू मतलब पैसे के संदर्भ में जो वैल्यू है वो टोटल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, ठीक है। ये जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक समय में, एक निश्चित समय में
जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है वो क्या है, वो आपका नेशनल इनकम कहलाता है। ठीक है, वो जो है आपका नेशनल इनकम कहलाता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं अगले डिफिनेशन को। ओके, सो नेशनल इनकम के बहुत सारे अलग अलग रूप हैं जिसको हम लोग देखेंगे। ये जो है एक बेसिक डिफिनेशन है नेशनल इनकम का। ठीक है, सो नेशनल इनकम का अगर ब्रॉड डिफिनेशन की बात करें तो इसमें जो क्या है, हमारे नेशनल्स जो फॉरेन में पैसा अर्न कर रहे हैं वो भी कैलकुलेट होता है नेशनल इनकम्स में, और हमारे देश में जो लोग पैसा अर्न कर रहे हैं वो बाहर के देश में जाके उनके पैसे में कैलकुलेट होता है। तो ये जो डिवीजन है हम लोग आगे देखेंगे। तत्काल अभी थोड़े छोटे जो परिभाषा है उस पर ध्यान देते हैं। तो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज अ ट्रू मेजर्स ऑफ अ परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज रियल नेशनल इनकम। क्या कह रहा है कि जो नेशनल इनकम है एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है, जो स्थिर प्राइस है, ठीक है, इज अ ट्रू मेजर ऑफ द परचेजिंग पावर प्रायोरिटी ऑफ द पीपल। जो कांस्टेंट प्राइस है वो क्या होता है, जो स्थिर कीमत होता है, जो प्रेजेंट कीमत होता है वो कांस्टेंट प्राइस होता है। तो कह रहा है कि स्थिर कीमत पर जो राष्ट्रीय आय है वो लोगों की क्रय शक्ति का सही माप करता है, क्योंकि देखिए कोई प्रोडक्ट का आज जो कीमत है वही बता पाएगा कि आपका जो परचेजिंग पावर है, क्या आप उस चीज़ को आप खरीद पाओगे कि नहीं खरीद पाओगे, ये चीज़ों को वो चीज़ दर्शाता है। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट द परचेजिंग पावर पैरिटी। मतलब आपकी जो चीज़ों को परचेज करने की कैपेसिटी है वो कैसे पता चलेगी। ऑब्वियस सी बात है, आपकी जो चीज़ों को परचेज करने की कैपेसिटी है, आप किसी वेजिटेबल्स को परचेज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये देखा जाएगा कि आज के दिन उस वेजिटेबल का क्या कीमत है, ना कि आज से 5 साल पहले क्या कीमत हुआ करता था। ओके, सो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज अ ट्रू मेजर, इट्स अ ट्रू मेजर फॉर द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज रियल नेशनल इनकम। इसलिए इसको वास्तविक राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रियल नेशनल इनकम। ठीक है, समझ में आ गई। ओके, सो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज अ ट्रू मेजर ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज द रियल नेशनल इनकम। हमने देख लिया है, इसलिए इसे वास्तविक राष्ट्रीय आय के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या है, जब कांस्टेंट प्राइस होगा इसका मतलब जो स्थिर कीमत है, जो उसका प्रेजेंट कीमत है, उसके बारे में हमें तय पता चलेगी, और तभी हमारा पता चल पाएगा कि हमारी जो इनकम कैपेसिटी है, क्या उस हम प्रोडक्ट को परचेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं आगे, देखते हैं आगे स्लाइड में हमें क्या सीखना है। तो नेशनल इनकम कमेटी के बारे में देख लेते हैं। ये कमेटी का गठन हुआ था, क्यों हुआ था, टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया एंड कंपाइल्स स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इस कमेटी का गठन हुआ था किसके लिए, सो नेशनल इनकम कमेटी का गठन हुआ था या होता है टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम्स ऑफ इंडिया एंड कंपाइल्स द स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, टू कंपाइल द स्टैटिस्टिक्स, तो आंकड़ों का संकलन करने के लिए और भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसकी गणना करने के लिए इसका गठन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। Now the Central Statistics Office under the Ministry of Statistics and Program Implementation is responsible for measuring the national income. तो पहले क्या है, कमेटी का गठन हुआ करता था, लेकिन अब क्या है, अब जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है CSO, ठीक है, ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है ये रेस्पॉन्सिबल है नाउ मेजरिंग द नेशनल इनकम। तो ये पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इम्पोर्टेंट है, और किस मिनिस्ट्री के अंदर है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो दोनों फैक्ट्स को अच्छे से याद कीजिएगा, दोनों जो फैक्ट्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, जब राष्ट्रीय आय की अवधारणा की बात होती है तो कौन कौन से फैक्टर को हम लोग कंसिडर करते हैं, किस किस तरीके से हम लोग चीज़ों को मेजर करते हैं, कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं, उसको हम लोग फिर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दिस इज ऑल्सो वे टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम, जिसको हम लोग GDP के नाम से जानते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका क्या है, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देन ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, सो एक तो GDP हो गया, फिर रियल GDP हो गया, फिर ग्रीन GDP हो गया, फिर नॉमिनल GDP हो गया, और फिर ग्रॉस स्टेट GDP हो गया, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया। सो तो ये 3-4 तरह की चीज़ें हैं, इनको देखेंगे, चीज़ों को समझते हैं और देखते हैं कि इसमें जो है हमें क्या और कैसे देखने को मिलती हैं चीज़ें। आइए चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे, और धीरे धीरे करके एक एक करके हर एक परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट लिटरली सो दैट वी मेक अ वेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, अ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एक सैद्धांतिक जो है थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग हमारी बन जाए, सो दैट हम कॉन्सेप्ट को कभी ना भूल पाएं। तो GDP क्या होता है,
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक तरीका है आपके राष्ट्र के, आपके जो कंट्री है उसके आय को नापने का। आपके राष्ट्र में क्या आय हो रही है इसको नापने का एक बहुत अच्छा तरीका है आपका जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, तो क्या है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या है सकल घरेलू उत्पाद, इसको अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या है सकल घरेलू उत्पाद या क्या है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो बहुत इत्मीनान से देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि थोड़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। एक बार अगर अच्छे से आप समझ गए तो आपको बहुत दिनों तक ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहेगा, और अच्छे से समझ लिया तो परमानेंट आपका ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज़ अ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे हमें मार्क करना है, ये बात कर रहा है मार्केट वैल्यू की। ठीक है, ये मार्केट वैल्यू की बात कर रहा है, तो ये जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो इट इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है ऑल, ठीक है, सारे जो फाइनल गुड्स हैं एंड सर्विसेज हैं। ठीक है, सो क्या बात कर रहा है, ये मार्केट वैल्यू की बात कर रहा है सारे गुड्स एंड सर्विसेज की, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं उसका जो मार्केट वैल्यू है, मतलब जब बाजार में जाता है उसके बाद जो उसकी वैल्यू है, प्रोड्यूस विद इन अ फाइनेंशियल ईयर। तीसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म आपका है ये है फाइनेंशियल ईयर, इस टर्म को भी आपको याद रखना है। सो क्या इंपॉर्टेंट टर्म, ये है फाइनेंशियल ईयर। बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लोकेटेड विद इन द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप। सो आगे की क्या क्या टर्म्स इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप जानते हो कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्शन, मैंने पहले ही कॉस्ट वाले चैप्टर में आपको कराया था कि लैंड, एंटरप्रेन्योरशिप, मनी, ये सब सारे जो क्या है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा जो भी चीज प्रोड्यूस होता है विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, मतलब एक साल के अंदर, और उसकी जो मार्केट वैल्यू है सारे गुड्स एंड सर्विसेज की, वो सारे क्या है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाते हैं। और इसमें एक चीज आपको बहुत ध्यान देनी है, बहुत जरूरत एक चीज है, विद इन अ कंट्री यहां लिखा है। ठीक है, मतलब कंट्री के भीतर। अब इस कंट्री के भीतर क्या लिखा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप। अगर मान लो कि कोई, मान लेते हैं कोई यूएस की कंपनी इंडिया में एक कंपनी बिठाई हुई है। ठीक है, यूएस की कोई कंपनी है जो इंडिया में कंपनी लगाई है। ठीक है, इसको अपने एक सेपरेट स्लाइड पे देखते हैं। ओके, थोड़ा सा ध्यान समझते हैं। तो मान लेते हैं कोई यूएस की कंपनी है, इंडिया में उसने कंपनी लगाई है, यूएस कंपनी। ठीक है, जैसे इस कंपनी है, एक मान लेते हैं कि वॉलमार्ट। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट एक जैसे कंपनी है, तो फ्लिपकार्ट में क्या है, फ्लिपकार्ट में भी अभी क्या है कि, फ्लिपकार्ट में भी क्या है कि इंटरनेशनल जो है उसमें साझेदारी है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, अमेजन। अमेजन, तो ये सारी कंपनी जो प्रोड्यूस कर रही है, जो गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है, इसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है इसको भी हम काउंट करते हैं क्या चीज में, जीडीपी में। इसको भी हम लोग काउंट करते हैं जीडीपी में। क्यों, क्योंकि वहां पे लिखा था, आपने देखा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए, कि बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लोकेटेड विद इन द कंट्री। तो जो भी लोग कंट्री के भीतर प्रोड्यूस कर रहे हैं उन सारों को हम कंसिडर करते हैं। और क्या लिख रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप, मतलब ये ओनरशिप कहीं का है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये जो ओनरशिप है, यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो ओनरशिप है ये इंडियन हो, ठीक है, या फॉरेनर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इन दोनों को भी हम जीडीपी में कैलकुलेट करते हैं। तो जीडीपी में क्या है कॉन्सेप्ट, जीडीपी का कॉन्सेप्ट है कि आपके एक बाउंड्री के भीतर, मतलब इंडियन कंट्री में, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कौन ओनरशिप लिया है उसका, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है मार्केट प्राइस पे, उसको हम लोग जीडीपी में कैलकुलेट करते हैं, उसको हम लोग जीडीपी में कैलकुलेट करते हैं। ये जो परिभाषा है वो जीडीपी का परिभाषा है, और दिस इज द वन वे ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। एक बार यहां देख लेते हैं। तो यह स्वामित्व के बावजूद देश के भीतर, यह स्वामित्व के बावजूद, मतलब इसकी स्वामित्व किसके पास है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके स्वामित्व के बावजूद भी देश के भीतर स्थित उत्पादन के कारकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष के भीतर, एक वित्तीय वर्ष के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है। ठीक है, जो अंतिम वस्तु है या सेवाएं हैं उसका जो बाजार मूल्य है उसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद।
कितना आसान है, कितना अच्छा है, बिल्कुल आप नहीं भूलिएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इतना इजी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। आपको बस ये 2-3-4 वर्ड्स जो मैंने बताए हैं उसका ध्यान देखना है। पहला, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मार्केट वैल्यू। दूसरा, ऑनरशिप किसके हाथ में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और तीसरा, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर होता है आपका मार्च से लेकर अप्रैल तक, उसके भीतर उस साल में जो प्रोडक्ट हुआ है, जो प्रोड्यूस हुआ है, उसकी जो मार्केट वैल्यू है केवल वो कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो ये समझ गए। तो जीडीपी एक बार थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। हमने समझ लिया है कि फॉर्मूला देखते हैं। तो प्राइवेट कंजम्पशन प्लस ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तो प्राइवेट जो कंजम्पशन हो रहा है और जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है प्लस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये सारे चीज जो है कैलकुलेट होते हैं एक्सपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ठीक है, तो जो चीज एक्सपोर्ट करते हैं उसमें से माइनस इंपोर्ट्स कर देंगे और वो चीजें जो हैं इसमें फैक्ट्री की तरह काम करते हैं और तब हम लोग जीडीपी निकाल के ले आते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है इसको भी ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी कभी फॉर्मूला जो है वो पूछ लेता है। ठीक है, समझ में आ रही चीजें। आइए, ओके, सो अब देखते हैं रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आरजीडीपी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या कह रहा है कि रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो क्या कह रहा है कि रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज एन इन्फ्लेशन एडजस्टेड मेजर्स। ठीक है, क्या कह रहा है, एक टर्म जो यहां ध्यान देना है आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, वो क्या है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड। इट इज एन इन्फ्लेशन एडजस्टेड मेजर्स that reflect the value of all goods and services produced by an economy in a given year। ठीक है, तो क्या हो गया, तो रियल जीडीपी इज एक्सप्रेस्ड इन बेस ईयर, इन बेस ईयर, ठीक है, प्राइस। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो महंगाई होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। तो मान लो कोई प्रोडक्ट हमने तैयार किया, सपोज अ प्रोडक्ट ए तैयार हुआ। ठीक है, ये प्रोडक्ट ए तैयार हुआ, उसकी मार्केट वैल्यू थी 100 रुपीज। ठीक है, 100 रुपीज, ये मार्केट वैल्यू तो उसकी 100 रुपीज है, लेकिन बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ महंगाई, इसका जो कीमत है वो हो जाता है 110 रुपया। तो ये जो इन्फ्लेशन हुआ ना 10 रुपए का, इसको हम लोग कंसीडर करते हैं और इसको माइनस इन्फ्लेशन करके, ठीक है, ये इन्फ्लेशन वाला जो चीज़ है उसको माइनस करके इसको कंसीडर करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है इट इज़ इन्फ्लेशन एडजस्टेड। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके इसको निकाला जाता है, मतलब चीज़ों का प्रोडक्ट का जो महंगाई हुआ है उसको माइनस करके जो फाइनल गुड है उसको हम लोग निकालते हैं रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। क्लियर है। सो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में हम लोग क्या करते हैं, मुद्रास्फीति को समयोजित माप है जो किसी दिए गए वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य को दर्शाता है। क्लियर है। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो क्या है, वो है ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और आजकल जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। ठीक है, तो वैसी जीडीपी की बात हो रही है जो ग्रीन हो। क्या समझ में आ रहा है इससे आपको, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से समझते हैं। आज के बाद आप इसको नहीं भूलिएगा, ये मेरा वारंटी है, आपको गारंटी है। सो ग्रीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट समझते हैं, बहुत ध्यान से समझते हैं। इसमें जो क्या है, इसको ग्रीन क्यों कहा गया है, ठीक है, ग्रीन क्यों कहा गया है इसको, ये क्या आप सोच सकते हैं किसी जीडीपी को ग्रीन क्यों कहा जा रहा है। ओके, देखते हैं क्या लिखा रहा है। तो ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब एक ऐसे इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर है विथ इन्वायरमेंटल फैक्टर टेकन इनटू कंसिडरेशन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटल फैक्टर टेकन इनटू कंसिडरेशन। प्लीज ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मतलब आइए यहां देखते हैं, हरित सकल घरेलू उत्पाद किसी देश के मानक जीडीपी के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास का जो संकेतक है वो है ग्रीन जीडीपी। सो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स टेकन इनटू कंसीडरेशन अलोंग विद द स्टैंडर्ड जीडीपी ऑफ द कंट्री। ओके, वेरी गुड। क्या कहा जा रहा है कि आपकी जो जीडीपी है, सपोज कि आपका है जीडीपी ए, ठीक है, ये ए जो है वो आपका जीडीपी है और ए जीडीपी को आपको होने के बाद जब जीडीपी कैलकुलेट कर लिया आपने, तो आपने कंसीडर किया कि जब ये जो ए जीडीपी तैयार हुआ है इसमें टोटल इन्वायरमेंट का लॉस क्या हुआ है ना। जब भी आप इकोनॉमी एक्टिविटीज करते हो तो ऑब्वियस सी बात है इन्वायरमेंट का कुछ ना कुछ लॉस होता है। बहुत सारे ऐसे गैसेस हम इमिट करते हैं जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज का हम लोग यूज करते हैं अपने एक साल के जीडीपी के लिए। तो मान लेते हैं कि जो इन्वायरमेंट लॉस हुआ वो क्या हो गया, वो हो गया एक्स, ठीक है, वो हो गया एक्स। तो इस जीडीपी को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस
ए माइनस एक्स, और इसके आगे मान लीजिए जो रिजल्ट बी आता है तो ये हो गया आपका ग्रीन जीडीपी। तो आपका पहले जीडीपी क्या था, ए, लेकिन हमने एक्स, एक्स क्या है, एक्स है आपका इन्वायरमेंट लॉस। इन्वायरमेंटल लॉस मतलब जो प्रकृति का नुकसान हुआ है उसको हम एक्स मान लेते हैं, और ए में से एक्स माइनस करते हैं। ए क्या है, ए है आपका जीडीपी। ठीक है, सो इस जीडीपी में से अगर इन्वायरमेंट लॉस माइनस करते हैं तो आपका नया जीडीपी क्या निकल के आता है, एक नया जीडीपी निकल के आता है आपका बी। तो ऐसे जीडीपी को हम लोग कहते हैं ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, वैसे जीडीपी जिसमें हम लोग इन्वायरमेंट के लॉस को कंसीडर करते हैं, जो हमारा पर्यावरण का नुकसान हुआ है उसको अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं ग्रीन जीडीपी, यानी कि हरित सकल घरेलू उत्पाद। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप चीज़ों को समझ चुके हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जीडीपी में इन्वायरमेंट लॉस को कंसीडर करते हैं। आइए चलते हैं आगे और एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। सो ब्लू इकोनॉमी, व्हाट इज ब्लू इकोनॉमी? ठीक है, ब्लू इकोनॉमी क्या है, आपसे एग्जाम में ये टर्म्स पूछे जाते हैं कि व्हाट इज ब्लू इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी क्या है। क्या जवाब दोगे आप अगर आपसे पूछा जाए ब्लू इकोनॉमी क्या है तो? यस, आइए देखते हैं। अ ब्लू इकोनॉमी इज द सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, तो आपको पता है कि ओशियन के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो है फिशरीज, वो है फिशरीज। ठीक है, ये भी एक ओशन रिसोर्स है। बहुत सारे फिश जो मछली पालन है उसका इस्तेमाल होता है अपने जीडीपी को बढ़ाने में, और बहुत सारी कंट्री जो है फिश को एक्सपोर्ट करती है। तो फिशरी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। सो अ ब्लू इकोनॉमी इज द सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज। क्या, ओशियन रिसोर्सेज। माय डियर बच्चों, ओशियन रिसोर्सेज क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सुरक्षित हुए। सो नीली अर्थव्यवस्था वैसी स्थिति है जिसमें समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के लिए समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग है। इसको कहते हैं हम लोग ब्लू इकोनॉमी। सो ब्लू इकोनॉमी इज द सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इम्प्रूव्ड लाइवलीहुड्स एंड जॉब्स व्हाइल प्रिजर्विंग द हेल्थ ऑफ द ओशियन सिस्टम। तो ओशियन का जो इकोसिस्टम है इसके हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आपकी जो इकोनॉमी है वो ब्लू इकोनॉमी कहलाती है। मतलब अगर आपने कोई फैक्ट्री बिठाया हुआ है तो आपको इंश्योर करना है कि फैक्ट्री से जो भी कचरा निकल रहा है वो ओशियन में ना जाए, जो भी कचरा निकल रहा है वो वाटर बॉडीज में ना जाए। और वैसी इकोनॉमी अगर आपकी है, आप इसको कंसिडर करते हैं कि आप जो वाटर रिसोर्सेज हैं, those sources of water are not polluted by your economy, it means that you are working in a blue economy। आप जो कार्य कर रहे हैं वो नीली अर्थव्यवस्था के समरूप और हिसाब से काम कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा जो भी फैक्ट्रीज हैं बहुत सारे, वो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, प्रोडक्शन होती है, सामान बनती है, और उसका गंदा पानी जो है वो नाली में डालते हैं। और नाली कहाँ जाती है, वो नदी में जाती है, नदी ओशन में जाती है, और उससे क्या होता है, सारे वाटर बॉडीज गलत हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको रिसाइकिल करना है। आपको अपने रिसोर्स का, अपने वेस्ट का क्या करना है, जो भी वेस्टेज रिसोर्स है उसका रिसाइकिल करना है, उसको रिसोर्सफुल बनाना है जिसको आप आगे चल के यूज कर सकें। ठीक है, तो ऐसी इकोनॉमी जहां पे आप ओशन का, वाटर बॉडीज का ख्याल रख रहे हैं, वैसे इकोनॉमी को हम लोग ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही चीजें? नहीं समझ में आ रही तो फिर से एक बार समझाता हूं। वैसी इकोनॉमी जिसमें आप पानी गंदा नहीं करते हैं, अपने कंपनी की गंदगी को पानी में नहीं बहाते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, वैसी इकोनॉमी को हम लोग कहते हैं ब्लू इकोनॉमी। इससे बेहतर समझाना मुश्किल है, तो आइए अब आगे देखते हैं। ओके, सो द नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमने देखा, दो तीन टर्म जो बेहतरीन टर्म थे। अब देखते हैं नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? ठीक है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद। नॉमिनल मतलब नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद। तो जो नॉमिनल जीडीपी रेफर्स टू जीडीपी इवैल्यूएटेड एट द करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो वैसा जीडीपी जो करंट मार्केट के प्राइस पे इवैल्यूएशन हो। आज जो प्रोडक्ट का कीमत है अगर उसको कंसीडर करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। सो नॉमिनल जीडीपी हमेशा ध्यान रखिएगा, करंट मार्केट जो प्राइस है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। सो क्या करते हैं हम लोग, नाम मौजूदा जो बाजार की कीमतें हैं उसको कंसीडर करते हैं, मौजूदा बाजार की कीमतों को कंसीडर करते हैं। क्लियर है? So nominal GDP is the total value of all goods and services produced in a given time period less the value of those made during the production process. Okay, so क्या है?
क्या कह रहा है कि नॉमिनल जीडीपी को अगर परिभाषित करेंगे तो कैसे करेंगे, तो कह रहा है टर्म्स पे ध्यान दीजिएगा कि नॉमिनल जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ गिवन टाइम पीरियड। देखिए एकदम जीडीपी वाला परिभाषा है। नॉमिनल क्यों होगा, इसके आगे हम देखेंगे कि ये नॉमिनल क्यों हुआ, ठीक है, इसके आगे देखेंगे नॉमिनल क्यों हुआ। लेस द वैल्यू ऑफ दोज मेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। तो यहाँ पे देखिए लेस करने की बात हो गई, द वैल्यू ऑफ दोज मेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। ओके, तो कोई चीज की कीमत मान लेते हैं आज के बाजार के हिसाब से कितनी है, 2 लाख रुपीज है, 2 लाख रुपीज है। ये क्या हो गया, ये करंट प्राइस पे मैं देखता हूं, ठीक है, ये करंट प्राइस पे 2 लाख है किसी प्रोडक्ट का, ठीक है। लेकिन जब ये प्रोडक्ट बना था तो क्या था, कीमत इसका था 1 लाख रुपीज, ठीक है, ये था 1 लाख रुपीज, ये था 1 लाख रुपीज। तो अगर आपको ये नॉमिनल जीडीपी निकालना है तो आप क्या करोगे, करंट मार्केट प्राइस माइनस 1 लाख, जब उस समय जब बना था ये तो उस समय कीमत थी, उसको माइनस करेंगे तो आपको जो नॉमिनल जीडीपी है, जो करंट जीडीपी है, वो आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसमें जोड़ना है तो क्या डिफरेंस जोड़ना पड़ेगा, जब बना हुआ था ये प्रोडक्ट उस समय का पैसा आपको पता होना चाहिए और उसको माइनस करके अभी के हिसाब से करेंगे और उसको अगर जोड़ेंगे उसमें तो आपको क्या निकल जाएगा, जो पहले वाले जो प्रोडक्शन वाले के समय जो बना हुआ था, तो आपका जो है वो आपका करंट मार्केट पे प्राइस निकल जाएगा, ठीक है। सो नॉमिनल जीडीपी में करंट मार्केट की जो प्राइस होती है उसको हम लोग माइनस करते हैं किससे, पहले वाले प्राइस से जब वो प्रोडक्ट बना हुआ था, ठीक है। तो करंट मार्केट प्राइस पे जो चीजें हैं जो कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, ठीक है, इवैल्यूएटेड ऑन द करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। ओके, सो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। ओके, तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ओके, तो राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में जैसे कि कृषि, उद्योग और सेवाओं द्वारा एक वर्ष के दौरान, मतलब एक जो फाइनेंशियल ईयर की बात होती है, एक वर्ष के दौरान दोहराव के बिना गणना किए गए कुल मूल्य का योग है, ठीक है। दोहराव के बिना मतलब इसको क्या करना है, डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। सो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, इज अ सम ऑफ टोटल वैल्यू एडेड बाय डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर। डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर मतलब मान लो कि ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, इन सारे के द्वारा जो ऐड हुआ गया है, प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्री ऑफ द स्टेट, कैलकुलेटेड विद इन विदाउट डुप्लीकेशन ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है। सो डुप्लीकेशन भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं एक इकोनॉमी में, थोड़ा समझते हैं इसको। ओके, थोड़ा समझते हैं। आपने वहां एक टर्म देखा है, क्या लिखा हुआ था, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में लिखा है कि टोटल वैल्यू ऑफ एडेड डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर, ये सारे सेक्टर हो गए, प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्री ऑफ अ स्टेट, यहां तक चीजें क्लियर हैं, कैलकुलेटेड विद इन विदाउट डुप्लीकेशन ड्यूरिंग अ ईयर। तो ये जो लिखता है कैलकुलेशन विदाउट डुप्लीकेशन, ठीक है, क्या लिखा, कैलकुलेशन विदाउट डुप्लीकेशन, ये जो टर्म है हमने देखा, ये लिखा था कैलकुलेशन विदाउट डुप्लीकेशन। सो मान लो कि एक प्रोडक्ट तैयार करना है, क्या है फाइनल प्रोडक्ट, हमारा फाइनल प्रोडक्ट है कार। सो इट इज अ फाइनल प्रोडक्ट जो एक कंपनी को बनानी है। तो इस कार को बनाने में हमें बहुत सारी चीजें लगेंगी, बहुत सारे इंटरमीडिएट्स जो गुड हैं वो लगती हैं, मतलब बहुत सारे जो इंटरमीडिएट वाले जो गुड हैं, जो फैक्टर होते हैं, उसको यूज करके हम लोग फाइनली कार को बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कार में जो है हमें लगता है वो होता है व्हील्स, व्हील्स लगते हैं। व्हील्स में क्या होता है, व्हील्स में होता है टायर, ठीक है, व्हील्स में होता है टायर। क्या इस टायर के बिना व्हील्स बन सकता है, क्या व्हील्स के बिना क्या कार जो है आपका कार कहला सकता है, बिल्कुल नहीं कहला सकता है। तो टायर जो है अपने आप में, जो टायर की कंपनी है वो जैसे कि एमआरएफ है, सीएट है, तो ये अपने आप में एक बड़ी जाइंट से बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो ये जब टायर बनाते हैं, ये जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो ये टायर क्या होता है, कार में यूज करके, जब कार में इस टायर को यूज किया जाएगा तो ये कार जो है फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ये कार जो है ये बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट, ये कार बनेगा फाइनल प्रोडक्ट।
तो इस कार की कीमत मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए है। इस जो कार है हमारा, इसकी कीमत हम मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए है। ठीक है, 5 लाख रुपीज है इस कार की कीमत। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो टायर इसमें लगा हुआ है इसकी भी कुछ कीमत होगी। तो मान लेते हैं इस कीमत जो है, मान लेते हैं 10,000 रुपये। ठीक है, ये जो टायर लगा है इसकी कीमत 10,000 रुपीज है। ठीक है, तो ये 10,000 रुपीज अब इस 5 लाख में लगा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, कार को अगर माइनस कर दे तो इस कार की कीमत, टायर को अगर माइनस कर दे तो इस कार की कीमत हो जाएगी 4.9 लाख, मतलब 4,90,000। ठीक है, लेकिन जीडीपी जब कैलकुलेट करेंगे तो हम जो फाइनल प्रोडक्ट है ये कार, इसका ही कैलकुलेशन करेंगे। उस जीडीपी में हम इस टायर का जो 10,000 लगा है ये कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कौन सी समस्या आएगी, जो आपने यहां देखा है कि विदाउट डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द ईयर, ये जो डुप्लीकेशन है ना, इसकी समस्या आ जाएगी। और ये समस्या से हमें बचना है। ये जो डुप्लीकेशन वाली समस्या है, इस समस्या से हमें बचना है। इसीलिए इकोनॉमी में कहा गया है कि जीडीपी में जो फाइनल प्रोडक्ट है, मतलब जो कार है, उसका रेट जो है वो कंसीडर किया जाएगा, वो कैलकुलेट किया जाएगा, ना कि टायर का अलग से और कार का अलग से। दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेशन ड्यूरिंग अ ईयर एंड वी हैव टू कंसीडर दिस डुप्लीकेशन। देयर शैल नॉट बी एनी डुप्लीकेशन, ये डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो जब कैलकुलेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, वो खराब हो सकता है। ठीक है, सो जीएसडीपी इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ठीक है, प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो टैक्सेस को जोड़ देते हैं। ठीक है, और क्योंकि टैक्स दिए गए हैं पहले ही, तो उसको जोड़ देंगे जो पैसे जा चुके हैं, और सब्सिडीज को माइनस करते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट, सब्सिडी को क्यों माइनस करते हैं एक बार थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ भी कंफ्यूजन होता है आप लोग को, मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि एक सामान है जिसको बनाने में 500 रुपया लगा है, 500 रुपया लगा है। तो इस प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट कई बार, और 500 रुपये में क्या बना है, मान लेते हैं, मान लेते हैं कि 1 kg राइस, 1 kg राइस है आपका। ठीक है, इसका जो प्रोडक्शन का कीमत है वो है आपका 50 रुपये। ठीक है, 50 रुपीज़, ये है 50 रुपीज़। ठीक है, ओके। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट हमारी, आप जानते हैं, ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे काम करती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो जो इस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो गरीबों के लिए भी गवर्नमेंट को सोचना है। तो ये जो 50 किलो राइस है वो कितने का जाता है, वो 30 रुपये किलो मार्केट में बिकेगा। 30 रुपये ज़्यादा हो गया, मानते हैं 10 रुपये किलो मार्केट में बिक रहा है गरीबों के लिए अपने पीडीएस सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो इस पे जो लागत है वो तो 50 रुपये है, तो 40 रुपये कहाँ गया इसका, ये जो 40 रुपये है यही होता है सब्सिडी। ठीक है, यही होता है सब्सिडी। लेकिन जब हम जीडीपी निकालते हैं तो इसमें वो 40 रुपये है वो ऐड करके तब निकालते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना है, हमें जो लागत दर है वो निकालना है। इसलिए ये जो 10 रुपीज़ है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो है हमारा ये 40 रुपया जो सब्सिडी है इसको क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, जब इसको माइनस करेंगे तो उसका रियल रेट जो है निकल के हमारे पास आ जाता है। ठीक है, ओके। तो इंडिया जीडीपी के बारे में थोड़ा देखते हैं कि भारत की जो जीडीपी है इसके बारे में हम क्या यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, सो भारत की जीडीपी है उसके बारे में यहाँ क्या कह रहा है देखते हैं। ओके, सो क्या कह रहा है कि इंडिया जीडीपी इज कैलकुलेटेड विथ 2 डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, 2 डिफरेंट मेथड से इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो भारत की जो जीडीपी है कि गणना 2 अलग अलग तरीकों से की जाती है। एक है आर्थिक गतिविधि पर आधारित, जैसे कि कारक लागत पर, और दूसरा है व्यय पे, मतलब एक्सपेंडिचर पे। ठीक है, क्या कह रहा है, इंडिया जीडीपी इज कैलकुलेटेड विथ 2 डिफरेंट मेथड, 2 तरीका है। वन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, तो जो आपकी आर्थिक गतिविधि है एक ये तरीका है, मतलब एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब कौन कौन से फैक्टर आपके किसी चीज को प्रोड्यूस करने में लग रहे हैं, ये तरीका है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैलकुलेट करने का, जीडीपी को कैलकुलेट करने का। ठीक है, चीजों को समझेंगे आगे, पहले देख लेते हैं। और दूसरा है वो क्या है, एक्सपेंडिचर एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो एक आपका है फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, यहां देख लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट मेथड, एंड दूसरा है एक्सपेंडिचर कॉस्ट। ठीक है, तो 2 कॉस्ट है और 2 स्थिति में इसके बारे में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आप समझ आइए। देखिए पहला क्या है फैक्टर कॉस्ट, मैं थोड़ा फिर आपको समझाता हूं, आइए। ओके, जस्ट मिनट। ओके, तो आपने यहां देखा कि इंडिया जीडीपी को कैलकुलेट करने का क्या है,
दो मेथड है, वन बेस्ड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एट फैक्टर कॉस्ट एंड अनदर बेस्ड ऑन सेकेंड ऑन एक्सपेंडिचर एट द मार्केट प्राइस, ठीक है। ओके, तो इंडिया जीडीपी कैन बी कैलकुलेटेड इन टू वेज। क्या है दोनों तरीके? तो पहला है फैक्टर्स कॉस्ट और दूसरा है वो क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड। दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो दो तरह के कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सबसे पहले कैलकुलेट करने का तरीका है कि जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको बनाने में जो फैक्टर्स पैसे लग रहे हैं, मतलब जो फैक्टर्स इनकम हो रहा है, जैसे कि मान लो कि जो लैंड का पैसा एक कंपनी ने दिया, एक मजदूरों की जो सैलरी दी, बहुत सारे रॉ मटेरियल लगे, तो ये सब में जो पैसा लगा उसको कैलकुलेट करके हम निकालते हैं और उसको निकालते हैं हम लोग फैक्टर कॉस्ट के आधार पे। और दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड, और ये जो मेथड है मार्केट में उस प्रोडक्ट का क्या प्राइस है उसको कैलकुलेट करके हम लोग निकालते हैं, तो ये क्या हो जाता है, वो हमारा जो होता है एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो यही जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो तरीका है, फैक्टर कॉस्ट पे और एक्सपेंडिचर मेथड पे। अब देखते हैं कि जीएनपी क्या होता है। आइए, जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, जीएनपी। ये सारे फॉर्मूला आपको याद करने हैं क्योंकि आपको इससे सवाल पूछे जाएंगे, आपसे डेफिनेटली इससे प्रश्न बनेंगे कि जीएनपी में क्या क्या चीज कंसीडर करते हैं और क्या क्या कंसीडर नहीं करते हैं। जीएनपी, सो जीएनपी में क्या करते हैं, जीडीपी को लेते हैं पहले, जीडीपी को, उसके बाद फैक्टर इनकम अर्नड बाय द डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ प्रोड्यूसर एम्प्लॉयड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस फैक्टर इनकम अर्नड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एम्प्लॉयड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। तो जीडीपी प्लस ये जो फैक्टर इनकम है इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो क्या निकल के आता है, हमारा जीएनपी निकल के आता है, हमारा जीएनपी जो है निकल के आता है। ओके, आइए समझते हैं इसको। ठीक है, तो जीएनपी हमें समझना है, ठीक है, जीएनपी समझना है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि जीडीपी, जीडीपी प्लस, यहां देखिए, जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम, जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम। अब ये जो फैक्टर इनकम है इसको समझेंगे, ये क्या होता है, ये जो फैक्टर इनकम है ये क्या होता है इसको समझेंगे। तो जब भी हमें जीएनपी निकालना हो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना हो, ठीक है, एक नेशन ने कितना अर्न किया ग्रॉसली, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने का तरीका है मैं आपको बताता हूं। बेसिकली इसको हम लोग कंसीडर करेंगे, सबसे पहले कंसीडर करना है जीडीपी को। तो जो जीडीपी है इसको कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, पहला तो जीडीपी को हम लोग कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे देश के, मान लेते हैं कि हमारे देश के जितने भी सिटीजन हैं, तो जो भी सिटीजन्स हैं हमारे देश के, दे आर वर्किंग इन अब्रोड, वर्किंग अब्रोड, वर्किंग अब्रोड, ठीक है, वो विदेश में काम कर रहे हैं, क्लियर है। और बहुत सारे लोग जो हैं, ठीक है, फॉरेनर्स जो हैं वर्किंग इन इंडिया, फॉरेनर्स जो है वर्किंग इन इंडिया, वर्किंग इन इंडिया। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो फैक्टर इनकम है इसमें बेसिकली इन दोनों को एडजस्ट करते हैं। मतलब मान लो कि फॉरेनर्स जो हैं इंडिया में जितना पैसा अर्न कर रहे हैं और इंडियन सिटीजन जो बाहर में जितना पैसा अर्न कर रहे हैं, दोनों को कैलकुलेट करते हैं और जो भी फैक्टर निकल के आए उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जीडीपी में जोड़ देते हैं। सपोज कि इंडिया में जो टोटल इनकम बाहर वाले लोग अर्न कर रहे हैं वो है, मान लीजिए 10,000 करोड़, ठीक है, 10,000 करोड़ मान लेते हैं, ठीक है, हो गया, 10,000 करोड़ हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये फॉरेनर जो है इंडिया में अर्न कर रहे हैं, फॉरेनर्स जो है वो इंडिया में अर्न कर रहे हैं, और जो इंडियन बाहर में अर्न कर रहे हैं, विदेश में अर्न कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 20,000 करोड़, वो हो गया
20,000 करोड़। तो यहाँ पे जीडीपी के साथ कितना पैसा जुड़ जाएगा, ये पैसा जुड़ जाएगा 20,000 करोड़ माइनस 10,000 करोड़ इक्वल टू 10,000 करोड़। और ये 10,000 करोड़ को जब हम यहाँ फैक्टर इनकम ऐड करते हैं तो क्या निकल के आता है, तो हमारा जीएनपी निकल के आता है। ठीक है, तो बाहर के लोग जो इंडिया में अर्न कर रहे हैं और हमारे लोग जो बाहर में अर्न कर रहे हैं, दोनों को प्लस माइनस करते हैं, उसके बाद जो इनकम होता है उसको हम लोग जीडीपी के साथ जोड़ देते हैं। और यहाँ पे क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है जीएनपी प्लस फैक्टर इनकम। सो जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम इज इक्वल टू जीएनपी। तो ये जो चीजें हैं यहाँ मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, आप समझ गए। तो दोनों जो सिटीजन्स है वो कैसे कैसे अर्न कर रहे हैं मैंने आपको समझाया है, और इसी कैलकुलेशन के थ्रू हम निकालते हैं अपना जीएनपी। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। तो द फैक्टर कॉस्ट मेथड, कारक लागत पद्धति अब हम डिस्कस करेंगे। फैक्टर कॉस्ट मेथड जो है वो क्या होता है उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। ओके, so the factor cost method assesses the performance of 8 different industries. ठीक है, in 2050 the Central Statistics Office discontinued GDP at factor cost and embraced the worldwide practice of GDP at the market price and the gross value addition measures. ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखते हैं क्या यहाँ बोला जा रहा है। ओके, सो यहाँ कह रहा है कि जो फैक्टर कॉस्ट मेथड है ये एसेस करता है द परफॉर्मेंस ऑफ 8 डिफरेंट इंडस्ट्रीज। ठीक है, लेकिन इन 2050 जो सीएसओ है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, इसने क्या किया, इसने डिसकंटिन्यू कर दिया जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को। ठीक है, और जो पूरे वर्ल्ड में जो मशहूर मेथड है उसको अपनाया, वो कौन सा मेथड है, वो मेथड है जीडीपी एट द मार्केट प्राइस, जीडीपी एट द मार्केट प्राइस। और इसको एंड द ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए जो है ये एक नया कॉन्सेप्ट हमारी इकोनॉमी में है, ये भी जो है एक जीडीपी को कैलकुलेट करने का मेथड है और उसको हम लोग कहते हैं जीवीए। ठीक है, नया मेथड है, आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में, घबराना नहीं है। तो कारक लागत पद्धति के बारे में आप जानिए कि 8 विभिन्न उद्योगों के प्रदर्शन का आकलन करती है। 2015 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ के कारक की लागत पर जीडीपी को बंद कर दिया गया और बाजार मूल्य और सकल मूल्य वर्धन जीवीए के माप पर जीडीपी के व्यवसायी का अंगीकार किया गया। ठीक है, उसको एक्सेप्ट किया गया जीवीए को, और जीडीपी जो मार्केट प्राइस पे लेवल पे है उसको भी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और उसी लेवल पे आप चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो जो भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जब प्रोड्यूस हुआ था उस लेवल पे नहीं, आज मार्केट में उसकी क्या कीमत है उस आधार पे अब जो हमारी कैलकुलेशन है वो होती है। ठीक है, ओके, तो जीवीए एक इंपॉर्टेंट मेथड है और इसको समझना जरूरी है, ये एक नया मेथड है। आइए देखते हैं क्या है जीवीए। तो इट इज डिफाइंड एज अ वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट ध्यान दीजिएगा, लेस देन द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो लेस देन द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। द जीवीए एट बेसिक प्राइस विल इंक्लूड प्रोडक्शन टैक्सेस एंड एक्सक्लूड प्रोडक्शन सब्सिडीज अवेलेबल ऑन द कमोडिटी। तो क्या करता है जीवीए, जीवीए जो है टैक्सेस को इंक्लूड करता है, जो टैक्सेस आपने दे दिए उसको इंक्लूड करता है, और जो सब्सिडीज है वो बेसिकली ये माइनस कर देता है। जीवीए जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड में है, ये टैक्सेस को सब्सिडी को कंसीडर करता है। देखिए सब्सिडी को तो माइनस करना जो है ना वो जरूरी है ना, ठीक है, सब्सिडी को तो हटाना जरूरी है ना, क्योंकि गवर्नमेंट जो किसी प्रोडक्ट का पैसा देती है, सब्सिडी देती है, उसका पैसा कम हो जाता है, तो उसका पैसा रियल जानने के लिए जब सब्सिडी उसका निकाल देंगे तभी तो पता चलेगा कि ये चीज़ तो इतने की थी, गवर्नमेंट ने इसे पैसा लगा दिया, उसको सस्ता कर दिया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सब्सिडी को एक्सक्लूड करना पड़ता है और टैक्सेस को जोड़ना पड़ता है, क्योंकि टैक्सेस ऑलरेडी दिए जा चुके हैं तो उसको उसमें क्या करना, जोड़ना जरूरी है। ओके, तो जीवीए का आप ये चीज़ समझ गए। अब हमें समझना है कि क्या कहता है इसमें। तो जीवीए में कह रहा है कि जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, ठीक है, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है उसकी जो वैल्यू है, उसका जो रियल कीमत है उसको ये कैलकुलेट करता है, लेकिन ये क्या करता है, ये इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस करता है। मतलब वो जो कार बनती है उसमें जो चक्का लगा था वो इंटरमीडिएट गुड्स है, और इसको ये माइनस करके ये डिफरेंशिएशन के आधार पर ये चीज़ें निकालती है। पुराना ही मेथड है, कोई नया चीज़ नहीं है, नया एक टर्म है जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। सो ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब होता है कि जो रियल वैल्यू सच में ऐड हुआ है उसका केवल कैलकुलेशन आपका जीवीए में होता है। ठीक है, सो इस मध्यवर्ती खपत के मूल्य में कम उत्पादन के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। आधारभूत कीमतों पर जीवीए पे उत्पादन कर शामिल होंगे और कमोडिटी पर उपलब्ध उत्पादन सब्सिडी को शामिल नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन है नॉर्मल कैलकुलेशन है, और जीए जो है वैल्यू एडेड, ध्यान रखिएगा, जो एक्चुअली में वैल्यू ऐड हो रहा है
उसको केवल कैलकुलेट करता है अपना जीवीए। ठीक है, ओके। तो एनवीए नेट वैल्यू एडेड क्या हो गया? जीवीए हमने देखा, अब हम देखेंगे एनवीए नेट वैल्यू एडेड या राष्ट्रीय आय को मापने की विधि जो है एनवीए, ये क्या है? ठीक है, so NVA method of measuring national income is also known as net output method, production method and industry of origin method। तो एक दूसरा एक नया नाम है इसका, कैलकुलेशन वही है और इसको हम लोग क्या नेट आउटपुट मेथड भी कहते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं और इंडस्ट्रियल ऑफ ओरिजिन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय को मापने का जो एनवीए है, नेट वैल्यू एडेड है, विधि को शुद्ध उत्पादन विधि या उत्पादन विधि और मूल विधि के उद्योग के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता है। तो इसका प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो टर्म्स है वैसे ही कैलकुलेशन है, लेकिन इसके जो नाम से ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जीवीए इंपॉर्टेंट है, जीवीए प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो एसएनए नया एक टर्म आया, क्या आया? वो है आपका एसएनए, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स। ठीक है, क्या है सिस्टम नेशनल अकाउंट्स? तो सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड एंड ग्लोबली फॉलोड नेशनल इनकम अकाउंटिंग फॉर्मेट। क्या है? इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड एंड ग्लोबली फॉलोड, मतलब पूरे वैश्विक तौर पे इसको फॉलो किया जाता है, एंड इट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग फॉर्मेट प्रिपेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन एंड रेक्टिफाइड बाय IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक एंड OECD एंड EC। तो ये जो चारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब क्या इसको रेक्टिफाइड करते हैं, और ये जो मेथड है ये कहलाता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा तैयार, IMF, विश्व बैंक, OECD और EC द्वारा अनुसमर्थित सबसे स्वीकृत और विश्व स्तर पर पालन किए जाने वाला राष्ट्रीय आय का लेखा प्रारूप है। ठीक है, सो इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड एंड ग्लोबली फॉलोड। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय, इस पे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, खास करके जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है उसका इंटरवेंशन है। दैट इज व्हाई इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड एंड ग्लोबली फॉलोड नेशनल इनकम अकाउंटिंग फॉर्मेट प्रिपेयर्ड बाय UN, OECD, आपने देखा कि प्रिपेयर बाय ON, OECD, IMF एंड EC। सो ये सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने इसमें इंटरवीन किया है और इनके द्वारा एक्सेप्टेबल ये मेथड है। दैट्स व्हाई इट इज अ ग्लोबली फॉलोड मेथड। ओके, दैट्स व्हाई इट इज अ ग्लोबली फॉलोड मेथड। अब देखते हैं हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP। लेट्स सी व्हाट इज GNP। GNP क्या है? GNP इसको देखते हैं। ठीक है, so it is defined as a total market value of all final goods and services produced within a financial year by factors of production owned by the country's citizen regardless of where the output is being produced। okay, so क्या कह रहा है? gross national product में क्या कह रहा है? it is defined by as the total market value of all final goods and services produced within a financial year। सो विद इन अ फाइनेंशियल ईयर कहा जा रहा है, नॉट विद इन अ कंट्री कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, विद इन अ फाइनेंशियल ईयर कहा जा रहा है, बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो जो भी फैक्टर्स है, जो भी पैसे लग रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज लग रहे हैं, जो भी इंटरमीडिएट गुड्स का इस्तेमाल हो रहा है, वो सारे जो हैं वो क्या है? वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। तो इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा जो भी प्रोड्यूस हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज और ऑन बाय कंट्री सिटीजन, तो किसके द्वारा ओन होना चाहिए? कंट्री सिटीजन के द्वारा। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे वो है रिगार्डलेस ऑफ वेयर द आउटपुट इज बीइंग प्रोड्यूस। सो आपका जो आउटपुट है, आपका जो प्रोडक्ट है, वो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है, फॉरेन में प्रोड्यूस हो रहा है, कहीं प्रोड्यूस हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आसमान में प्रोड्यूस हो रहा है, पताल में प्रोड्यूस हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर भारतीय उस चीज को प्रोड्यूस कर रहा है, देन दैट विल बी कंसीडर्ड एज द GNP। ठीक है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ GNP। इसे देश के नागरिकों के स्वामित्व वाले उत्पादन के कारकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष के भीतर उत्पादित, ठीक है, किसके द्वारा? उत्पादन के कारकों द्वारा। इसका ध्यान रखना है आपको, जो फैक्टर्स एंड इनकम मैंने पहले आपको समझाया था, जो भी फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन में, उनका कैलकुलेशन करना है यहाँ पे। सो उत्पादन के कारकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, भले ही उत्पाद का उत्पादन जो है किया जा रहा हो, मतलब विदेश में किया जा रहा हो, ठीक है, आउट्स ऑफ इंडिया किया जा रहा हो, ये यहाँ कहने की बात की जा रही है। ठीक है, सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है? इट इज विद इन अ फाइनेंशियल ईयर इररिस्पेक्टिव वेयर द प्रोडक्शन इज टेकिंग प्लेस
और एक चीज़ और है कि वो जो सिटीजन है वो इंडियन होने चाहिए, ठीक है। सो इंडियन सिटीजन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड, आप चीज़ों को समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो जीएनपी है वो क्या होता है, ठीक है। लेट्स लुक एट सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब जीएनपी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब जीएनपी। जीएनपी क्या होता है? तो जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम अर्नड बाय द डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम अर्नड बाय द डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन employed in the rest of the world, ठीक है। सो फैक्टर इनकम अर्न बाय डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ इनकम एम्प्लॉयड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो विदेश में काम कर रहे हैं, माइनस फैक्टर ऑफ इनकम अर्न बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एम्प्लॉयड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। सो ये चीज़ें हमने समझ में आ गई और हमने समझा भी है कि जीएनपी का क्या अर्थ होता है, हमने पहले भी देखा है। तो जीडीपी में हम लोग जो शेष दुनिया में नियोजित उत्पादक के घरेलू कारकों द्वारा अर्जित जीडीपी के कारक हैं, आए हैं, माइनस घरेलू अर्थव्यवस्था में कार्यरत शेष दुनिया के उत्पादन के कारक द्वारा अर्जित किया गया जो आय है उसको हम लोग फैक्टर में कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेशन के बाद जो हमारा निकलता है वो क्या निकल जाता है? वो निकलता है जीएनपी, ठीक है। जो फैक्टर इनकम है, विदेश वाले लोग इंडिया में जो अर्न कर रहे हैं और इंडियन जो विदेश में अर्न कर रहे हैं, दोनों को हम लोग कंसीडर करते हैं और दोनों कंसीडर करने के बाद जब हम उसको जीडीपी में जोड़ते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है? हमारा निकल के आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिल रहा है, ठीक है। सो एनडीपी क्या होता है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एनडीपी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट। दो कॉन्सेप्ट्स है जो हमें डिस्कस करना है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। सो दो कॉन्सेप्ट है, दोनों कॉन्सेप्ट को अब हम लोग डील करते हैं। ओके, सो क्या हमने सीखा? यहाँ पे हमें सीखना है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को अगर निकालना है, अगर आपको एनडीपी को निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सो एनडीपी को निकालने के लिए आपको जीडीपी में से क्या माइनस करना पड़ता है? मूल्यह्रास को माइनस करना पड़ता है, मतलब डिप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ता है। ये डिप्रिसिएशन क्या होता है? डिप्रिसिएशन मतलब होता है कि कोई भी एक प्रोडक्ट 2-3-4 साल में उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग डिप्रिसिएशन करते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं एक कार का, ठीक है, एक कार का जो कि मान लेते हैं कि 2020 में इसकी कीमत थी 5 लाख रुपीस, 5 लाख रुपीस, लेकिन 2023 में इस कार की कीमत क्या हो जाएगी? इस कार की कीमत हो जाएगी, क्योंकि इसमें डिप्रिसिएट हुआ, कुछ कमी आई, ठीक है। जैसे बहुत सारे मशीन होते हैं वो कंपनी में लगे होते हैं, काम करते हैं, प्रोडक्शन का काम करते हैं, लेकिन जब उसको पुराना होता है तो उसकी घिसाई हो जाती है, वो पुराना हो जाता है तो उसमें डिप्रिसिएशन आता है, उसमें मूल्यह्रास होता है, उसका जो प्राइस होता है उसमें कमी आती है। तो वही जो प्राइस कमी आई है उसको माइनस करते हैं, तो 2023 में एक कार हो जाएगी 3 लाख की। तो ये 2 लाख कहाँ गया? ये जो 2 लाख है यही है डिप्रिसिएशन, ठीक है, यही है डिप्रिसिएशन, यही है मूल्यह्रास। तो जब जीडीपी में से डिप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? तो हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यही बहुत सारे आप देखते होंगे कि बहुत सारे कारखानों में बड़े बड़े मशीन लगे होते हैं, वो बहुत सारे प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करते हैं। तो उसके प्रोडक्शन के दौरान जब लंबे समय तक कोई चीज़ का काम होता है, कोई मशीन काम में लगी रहती है और प्रोडक्शन करते रहती है, तो धीरे धीरे उसकी जो वैल्यू होती है उस मशीन की, उसकी वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, बिकॉज ऑफ डिप्रिसिएशन, बिकॉज ऑफ जो घिसाई होती है, जो उसमें कमी आती है, जो कमज़ोर हो गया, तो जब उसकी मार्केट वैल्यू देखोगे उस दिन तो काफ़ी कम रहेगी। तो इसको हम लोग कहते हैं डिप्रिसिएशन। और जब जीडीपी में से इस डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो क्या निकल के आता है? तब निकल के आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसी तरह नेट नेशनल प्रोडक्ट अगर निकालना हो तो एनएनपी में से, ठीक है, जो एनएनपी है अगर निकालना हो तो उसमें से जीएनपी में से, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डिप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ता है। ये जो मूल्यह्रास है इसको माइनस करना पड़ता है आपके जीएनपी में से, ठीक है, अगर आपको एनएनपी निकालना है तो ये डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन जो है आप कंसीडर करना। कभी भी आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए कि अगर एनएनपी निकालना है तो जीएनपी में से क्या माइनस करना पड़ेगा, तो हमेशा याद रखना है डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। ऑप्शंस में आपको 2-3 दे देगा, टैक्सेस माइनस करना पड़ेगा, सब्सिडी माइनस करना पड़ेगा, फैक्टर इनकम माइनस करना पड़ेगा, लेकिन इसको आपको ध्यान देना है कि जीएनपी में से
डिप्रेसिएशन जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आता है, तब हमारा एनएनपी निकल के आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो सीट है आपको बिल्कुल मिलेगा आपकी क्लास के अनुसार। तो आप कहीं नहीं तो केवल इस सीट का आप अच्छे से क्या करना, रिवीजन करना। एक सीट का रिवीजन करोगे तो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी, ये मैं आपको पूरी गारंटी से बता सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत वेल डिजाइन है, तो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। तो डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, अब इसको जरा देखते हैं। ठीक है, तो ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम यानी कि डीपीआई। सो डिस्पोजेबल इनकम इज डिफाइंड एज द इनकम रिमेनिंग आफ्टर द पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फाइन्स। ठीक है, तो किसी इंसान के पास जब टैक्सेस पे कर देता है, फाइन्स वगैरह पे करता है, तो जो पैसा बचता है वो क्या होता है, वो डिस्पोजेबल इनकम होता है। मतलब उस इनकम का क्या है, यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो जो यूजेबल इनकम है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पोजेबल इनकम यानी कि प्रयोज्य आय। सो प्रयोज्य आय को कर और जुर्माना आदि के भुगतान के बाद शेष आय के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, शेष आय के रूप में परिभाषित किया गया है। सो डीपीआई अगर आपको निकालना है तो क्या निकालना है, अगर आपको डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम निकालना है तो पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस। सो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम मतलब वैसा इनकम जिसको हम लोग खर्च कर सकते हैं, डिस्पोजेबल जिसको यूज किया जा सके। सो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम को निकालना है तो सबसे पहले आपको पर्सनल इनकम को निकालना होगा और उसमें से जो टैक्सेस हैं वो माइनस कर दीजिए, तो उसके बाद जो पैसा बचता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वो क्या हो गया आपका, वो हो गया आपका पर्सनल इनकम। ठीक है, सो पर्सनल इनकम माइनस करके फिर हो गया हमारा डिस्पोजल पर्सनल इनकम मतलब डीपीआई। ध्यान रखिएगा, डिस्पोजेबल का अर्थ होता है वैसा चीज जो आप यूज कर सकें, तो वैसा पैसा जिसको यूज कर सकें तो वो तभी निकलेगा जब उसमें से जो टैक्सेस आपको लग रहे हैं उसको आप माइनस कर देंगे। जब उस टैक्सेस को आप माइनस कर देंगे तो आपका जो इनकम हो जाएगा वो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, ओके, तो ग्रॉस नेशनल डिस्पोजल इनकम क्या होता है, अब इसको देखते हैं। सो सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय यानी कि ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। So gross national disposable income measures the income available to the nation for final consumption। ठीक है, तो राष्ट्र के पास जो फाइनल कंजम्पशन के लिए जो भी इनकम अवेलेबल है एंड जो सेविंग्स है उसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस नेशनल डिस्पोजल इनकम। मतलब आपके पास जो वैसे पैसे जो आपको खर्च करने के लिए आपके पास अवेलेबल हैं, इसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस डिस्पोजेबल नेशनल इनकम। ठीक है, क्लियर है, समझना चीजों को, इसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। ठीक है, इट इंक्लूड्स बोथ अर्न इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। ठीक है, अर्न इनकम और ट्रांसफर इनकम दोनों जो है इसमें कैलकुलेट होता है। ठीक है, एंड अर्न इनकम को कैलकुलेट नहीं करते। ठीक है, अर्न इनकम एंड ट्रांसफर इनकम तो क्या है, सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय अंतिम उपभोग और बचत के लिए राष्ट्र के लिए उपलब्ध आय को मापता है। ठीक है, मतलब एक राष्ट्र के पास, एक कंट्री के पास जो यूज करने के लिए जो इनकम आपके पास बच जाएगा उसको हम लोग कहते हैं सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। इसमें अर्जित आय और हस्तांतरण आय जो है वो दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आपका अर्न इनकम जो होता है और जो ट्रांसफर इनकम होता है दोनों इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, मतलब पूरे नेशन के पास वैसा पैसा जिसको वो खर्च कर सके। क्लियर है, ओके। अब देखते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम, जीएनआई क्या होता है। सो जीएनआई इज डिफाइंड एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो जीएनआई इज डिफाइंड एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस net received from the abroad of compensation of employees, property income and net taxes less subsidy on the production। ठीक है, क्या कह रहा है, सकल जीएनआई कैसे निकालते हैं ये देखिए यहाँ पे। सो सकल राष्ट्रीय आय निकालने के लिए सकल घरेलू उत्पाद के रूप में परिभाषित किया गया है, साथ ही कर्मचारियों के जो मुआवजे की विदेश से शुद्ध प्राप्तियां होती हैं, जो फॉरेन कंट्री से जो इनकम आते हैं एज ए कंपनसेशन, उसको संपत्ति आय और उत्पादन पर जो सब्सिडी लगा है उसको घटाकर शुद्ध कर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इसको घटा के सब्सिडी और टैक्सेस को कंसिडर करके जो उसके बाद आय हमें पास मिलता है उसे हम लोग कहते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, वो ग्रॉस नेशनल इनकम आपका हो गया। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू से डोमेस्टिक इनकम। So domestic income is the net money value of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of one time। ठीक है, तो domestic income क्या होता है,
तो डोमेस्टिक इनकम इज द नेट मनी वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, नेट मनी वैल्यू जो पैसे की वैल्यू उसकी बात हो रही है, ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो इसको कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। जो मॉनेटरी वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम लोग डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग डोमेस्टिक इनकम। यहाँ देखिए लिखा है कि घरेलू आय एक वर्ष की अवधि के दौरान किसी देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर, किसी देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और जो सेवाएं हैं, जो सर्विसेज हैं, उसका जो शुद्ध धन मूल्य है उसको हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग डोमेस्टिक इनकम यानी कि डीआई। ओके, सो करेंट इनकम क्या होता है? करेंट इनकम रेफर्स टू कैश फ्लो दैट आर एंटिसिपेटेड इन द इमीडिएट टू शॉर्ट टर्म। सो जो करेंट इनकम है वो रेफर करता है किसको? कैश फ्लो को। ठीक है, कैश फ्लो को। सो वर्तमान आय बेसिकली नकदी प्रवाह को संदर्भित करती है जो तत्काल अल्पावधि में अपेक्षित होती है। सो द कैश फ्लो दैट आर एंटिसिपेटेड इन द इमीडिएट टू शॉर्ट टर्म। सो कैश फ्लो क्या होगा? ठीक है, वो एंटिसिपेट किया जाता है किसमें? इमीडिएट टू शॉर्ट टर्म। ठीक है, इमीडिएट टू शॉर्ट टर्म। तो वो जो कैश फ्लो है उसका जो पैमाना है उसके बारे में जो हमें आइडियाज होता है कि ये जो कैश फ्लो होगा इसको हम लोग कहते हैं करंट इनकम। ठीक है, सो कैश फ्लो के संदर्भ में इसको देखा जाता है। ठीक है, ओके। तो प्राइवेट इनकम, निजी आय क्या होता है? अब हम थोड़ा सा निजी आय को देखते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड प्राइवेट इनकम। सो प्राइवेट इनकम refers to as the total of all the factors income, total of all the factors income and transfer earnings received by the private sector from all sources. Okay, so private income क्या होता है उसको देखते हैं। तो प्राइवेट इनकम जो है निजी क्षेत्र द्वारा सभी स्रोतों से प्राप्त सभी कारकों की जो आय है और हस्तांतरण जो आय है कि योग के रूप में संदर्भित किया जाता है। ठीक है, सो प्राइवेट इनकम इज रेफर्ड टू एज अ टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर्स इनकम। जो भी फैक्टर्स इनकम आपके होते हैं वो टोटल इनकम, उसके बाद ट्रांसफर अर्निंग रिसीव्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। लेकिन उसके बाद जो क्या है, उसके बाद क्या ऐड होता है? जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उसके जितने इनकम्स हैं, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर से वो सारे ऐड हो जाते हैं और ये क्या हो जाता है आपका? वो प्राइवेट इनकम कहलाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट इनकम। ओके, so now discuss personal income. So refers to an individual's total earning. एक इंडिविजुअल का जो टोटल अर्निंग है उसको कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम वेजेस, इन्वेस्टमेंट, इंटरप्राइज एंड अदर वेंचर्स। ठीक है, सो इन सभी सोर्सों से जो एक इनकम है एक पर्सनल का, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका पर्सनल इनकम। ठीक है, सो पर्सनल इनकम में क्या होता है? मजदूरी से पैसा आ रहा हो आपको, निवेश से आया हो और अन्य उद्यमों और किसी अन्य व्यक्ति के कुल कमाई से जो है वो पैसा है पर्सनल इनकम। आपकी कमाई का जो टोटल सोर्स है वो सारे इनकम अगर आप एक साथ लाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं पर्सनल इनकम। सो पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस कॉर्पोरेट इनकम टैक्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट माइनस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन प्लस ट्रांसफर पेमेंट। तो ये जो आपका कैलकुलेशन है इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका पर्सनल इनकम का कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, ओके, सो अब देखते हैं पीडीआई। थोड़ा सा पीडीआई में पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एक बार देख लेते हैं और इसको थोड़ा सा एक फॉर्मूला है, इसको भी हम लोग अच्छे से इसका कैलकुलेशन भी समझ लेते हैं। ठीक है, सो पीडीआई का फॉर्मूला है, ये भी अभी हम लोग समझेंगे। सो पीडीआई इक्वल्स द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल टू द हाउस होल्ड। ठीक है, पर्सनल डिस्पोजेबल जो इनकम है वो क्या है? इक्वल्स द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल टू द हाउस होल्ड। मतलब हाउस होल्ड के पास जो पैसा अवेलेबल है फॉर सेविंग एंड स्पेंडिंग, या तो सेविंग करता है या तो स्पेंडिंग करता है आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द ऑल फॉर्म्स ऑफ टैक्सेस। सारे जो कर हैं वो पैसा अगर चुका देते हो आप, उसके बाद जो आपके पास पैसा बचता है वो क्या आता है? वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के अंतर्गत आता है। ठीक है, सो सभी प्रकार के करों की कटौती के बाद जो बचत और व्यय के लिए पारिवारिक के लिए उपलब्ध जो धन है उस राशि के बराबर होता है पब्लिक डिस्पोजेबल इनकम। मैंने पहले भी कहा था कि वैसा इनकम जिसको आप डिस्पोज कर सको, जिसका आप यूज कर सको, वो वैसे इनकम को हम कहते हैं पर्सनल डिस्पोजल इनकम। इसका एक फॉर्मूला है, तो देखिए यहाँ बोर्ड पे है और उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं। यस, क्या है पीडीआई का फॉर्मूला? थोड़ा देखते हैं। पीडीआई, ओके, सो
सबसे पहले पर्सनल इनकम लेते हैं, क्योंकि हमें निकालना है पर्सनल डिस्पोजल इनकम। तो सबसे पहले लेते हैं पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट। आप टैक्स पेमेंट करो, आप जो पर्सनल इनकम है उसमें से टैक्स को निकाल दो, माइनस नॉन टैक्स पेमेंट। और आपके नॉन टैक्स पेमेंट मतलब इसके अलावा भी जो पेमेंट है उसको भी आपको माइनस करना पड़ेगा, और उसको जब माइनस कर दोगे तो आपका फाइनली जो है इनकम वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, वो जो आपका इनकम है वो निकल के आ जाएगा, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, वैसा इनकम जिसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग ने नेशनल इनकम के चैप्टर्स को कंप्लीट किया। अभी इससे रिलेटेड और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स है जिसको हम लोग अगले लेक्चर्स में देखेंगे। टिल देन आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, सारे जो फॉर्मूलाज मैंने बताए हैं उसको अच्छे से रिमेंबर कीजिएगा, मेमोराइज कीजिएगा, क्योंकि दोज फॉर्मूला विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशंस। ठीक है, आपके जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं नेशनल इनकम के, बाकी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर से एक अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे और देखेंगे कि कैसे प्रश्न जो है हमारे एग्जाम में इकोनॉमिक सेक्शन से आते हैं, और हम डेफिनेटली आप देखेंगे कि आप उसको सही करने में हमेशा आप क्या है सक्षम होंगे। ठीक है, सो इसके लिए कुछ चीज़ और करनी है जो मैं आपको पहले ही बताया हूँ। आपको एक चीज़ जो करनी है जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, वो है आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस। ठीक है, आपको दो तीन चीज़ करनी है। एक आपको करना है रिवीजन। ठीक है, रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन ऑफ क्लास नोट्स। ठीक है, revision of class notes is very important. Along with revision of class notes, test series. Test series of इकोनॉमी MCQ। तो ये जो है आपका ये सोर्स क्या होगा, ये आपको टेस्ट पास जो है हमारा वहां से आपको दे सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और आपके पास जो किताब है आप उस बुक से भी इसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना अगर आप करेंगे, आप रिवीजन करेंगे और टेस्ट लगा लेंगे कुछ प्रश्नों को, तो आपके आगे चल के जो प्रश्न है उसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, और आप देखेंगे इकोनॉमिक्स के कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट पाएंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, और उस कॉन्सेप्ट में भी एक नया जो हमारा थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है उसको हम लोग ब्रॉड करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और प्लीज़ बहुत मेहनत करते रहिए।